बिहार को किसने कलंकित किया, बिहार को किसने गाली बनाया? बिहार की जनता पूछ रही है इस बार का चुनाव बिहारी का सम्मान या बिहारी शब्द को गाली बनाएगा, विकास या विनाश, इस पर निर्णय होगा। विपक्ष कहता है कि उन पर आरोप आपकी पार्टी लगाती है जंगल राज के बारे में, लेकिन जंगल राज आपके कार्यकाल के दौरान हुआ है। वो गुंडा राज स्थापित करना चाह रहे थे। पटना के बगल में कोइलवर के अंदर 1000 राउंड से ज्यादा गोली चली थी, कई लाशें गिर गई थी, लाश नहीं मिला था, बालू खोद करके लाश को गड़ दिया था। जंगल राज नहीं था वो। आज भी जब उन लोगों के चेहरे आते हैं, सत्ता के निकट पहुंचने की बात आती है, तो लोग सिहर जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस ने एक योजना माई बहना जो लागू की है, क्या लगता है आपको कि इसका इम्पैक्ट चुनाव में पड़ेगा? अवसर मिला था, सत्ता में बैठे थे राजद कांग्रेस 15 साल, उनके मन मस्तिष्क में ये भाव जगा नहीं था चुनाव के पीरियड में वादा करेंगे, कल उसको पूरा नहीं करेंगे। जो सत्ता में आने वाले लोग नहीं हैं वो वादा ज्यादा करते हैं। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Patna, Bihar. My guest, Vijay Kumar Sinha, the Deputy Chief Minister of Bihar and currently overseeing two portfolios, the Department of Mines and Geology and the Department of Agriculture. I'm joined by my colleague Suchitra in this episode. Vijay ji, podcast में आने के लिए धन्यवाद। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि 2025 तक बिहार अभी भी क्यों कुछ बुनियादी सवालों पे अटका हुआ है कि यहाँ पर लोगों के पास सड़क नहीं है, नौकरियाँ नहीं हैं, स्वास्थ्य के लिए दरबदर ठोकर खाते हैं। ऐसी जो बुनियादी जो चीज़ें जो मुहैया करनी चाहिए सरकार को, वो अभी तक नहीं मिली हैं। नहीं, देखिए, आप पूरी तरह से वर्तमान बिहार को और एनडीए सरकार की बिहार को जानकारी ले लें कि आज हमारे कोई 250 की आबादी तक भी सड़क से वंचित नहीं है। 250 की जो छोटी टोली होती है, हमारे गांव के अंदर जो नए बसावट हैं, वहाँ तक सड़क हमने दे दिया है। और वो सड़क की अब मरम्मती का कार्य हम शुरू कर रहे हैं। अनुरक्षण नीति अभी हाल फिलहाल कैबिनेट में हमने पास किया है। तो बड़ा ये अंतर है, सड़क के मामले में बिहार बहुत आगे निकल चुका है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहा, निश्चित तौर पर पहले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी थी। आज हर जिले के अंदर लगभग मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो रही है, भारत सरकार राज्य सरकार मिल कर के। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में दवाइयाँ वगैरह वो व्यवस्था, देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी आबादी है, घनी आबादी है, सरकार व्यवस्था बना भी रही है। उसका मैकेनिज्म को भी हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और उस मैकेनिज्म में जब इतनी बड़ी आबादी है तो थोड़ी खामी कमी जहाँ दिखाई पड़ता है, जहाँ सिस्टम कंट्रोल करने में पूरी ताकत लगाती है। जो शिक्षा नीति को लेकर भी सवाल उठते हैं कि स्कूल बन गए हैं लेकिन टीचर नहीं है, अध्यापक नहीं है, और जो अध्यापक है वो उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है जो होनी चाहिए। इसकी वजह से बच्चे अभी भी कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए या कहीं और जाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए बाहर अभी भी जा रहे हैं। तो पलायन रोकने के लिए आप क्या प्लान बना रहे हैं? आप ये विषय आज से बरसों पहले की चर्चा है। कोटा में देखें कि आज कोटा का जो एलन इंस्टीट्यूट है, बिहारी संख्या घटा है और विवश होकर के आकर के वो बिहार में अपने संस्थान खोल रहे हैं। ये परिवर्तन आया है क्योंकि यहाँ से बाहर जाने वाले लोग घटे हैं। आज हर जिले के अंदर, ये सच था कि एनडीए सरकार के पहले हमारे सीमित इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं थे, आईटीआई की भारी कमी थी। आज हर जिले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज
हर अनुमंडल में ITI, वुमेन ITI, डबल ITI वहाँ, इस तरह से कोई जिला बिहार का बाकी नहीं है जहाँ ANM, GNM कॉलेज, सारे तकनीकी संस्था खुले हुए हैं। और इस तकनीकी संस्था में हम लोग फैसिलिटी भी दे रहे हैं, फैकल्टी भी दे रहे हैं, और व्यवस्था, जब संस्था खड़ी हो गई है तो उसकी पूरी व्यवस्था भी बन रही है। और बिहार के बच्चे जो जिस परिवार के, जिस गरीब के, किसान के, श्रमिक के बच्चे सपना नहीं देखा था, आज उसकी सीटें भी रिजर्व है और वो संस्था में पढ़ रहे हैं। ये अंतर उस समय और आज की परिस्थिति में है। आज कई इंजीनियरिंग कॉलेज दूसरे स्टेट के बंद क्यों हो रहे हैं? कई बार पेपर में आता है, कई जगह इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं क्योंकि बिहार के बच्चे आप अपने इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में पढ़ रहे हैं। ये डिफरेंस है। फैकल्टी है, व्यवस्था निश्चित तौर पर, जब हमने संस्था खड़ा किया, ठीक है कि हमको उस क्षमता से अनुकूल और व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है और हम लोग बना भी रहे हैं। आज देखिए कि आज तकनीकी संस्था के लिए टेक्निकल लोग, अनुभवी लोग, विशेषज्ञ उपलब्ध कराने में थोड़ा सा समय भी लग रहा है और थोड़ा सा अच्छे लोग आएँ, अनुभवी लोग आएँ, इसमें सरकार सजगता से कदम भी बढ़ा रही है। कुछ डेटा है उसमें आया है कि 40% जो किसान परिवार हैं वो कर्ज में डूबे हुए हैं। तो इसमें संसद में भी एक प्रश्न उठा था कि किसानों के लिए जो है वो इजी लोन्स, क्रॉप सब्सिडी, सीड्स के लिए मदद क्या कर रही है बिहार सरकार? क्या कोई आगे का प्लान है या 4 ईयर प्लान, 3 ईयर प्लान, 2 ईयर प्लान कुछ है ताकि कर्ज में डूबे ना हमारे जो किसान हैं? नहीं, एक तो मैं बता दूं कि हमारे बिहार के अंदर 76% आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर है और 93% लघु सीमांत किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं। और ये किसान कर्ज के दबाव में कोई आत्महत्या नहीं किया है। अब दूसरे स्टेट के अंदर जिस तरह से आती है न्यूज आप लोगों के ही माध्यम से, बिहार के अंदर आत्महत्या नहीं हुआ। और यहाँ के लोग कर्ज में, किसान इसलिए ज़्यादा कर्जदार नहीं हैं कि इनको बैंकिंग सुविधाओं की लाभ जिस हिसाब से मिल रहा है दूसरे स्टेट को, बिहार को वो कम मिल रहा है। हमारी सरकार आने के बाद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, आज उनको अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं और कर्ज के लिए प्रोत्साहन भी मिल रहा है, बीज के लिए अनुदान भी मिल रहा है। और अब तो हम लोग एक और नई चीज़ जो अभी हमारे अगल बगल के स्टेट में वह डेवलप नहीं हुआ है, जो बिहार के अंदर डेवलप हुआ, कि हर प्रखंड के अंदर बीज विक्रेता किसान बनाने का, उसको प्रोत्साहित करने का और उसको विशेष अनुदान देने का हम लोगों ने कृषि रोड मैप के माध्यम से अभियान शुरू किया। विजय जी, चुनावी साल है तो निश्चित तौर पर जनता जो है वो हिसाब भी मांगेगी, जवाब भी मांगेगी। तो अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं ने हर चुनाव में, हर स्टेट में देखा गया कि डिसिसिव भूमिका निभाई है, चाहे वो महाराष्ट्र कह लीजिए, चाहे वो कर्नाटका कह लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश, कहीं भी, दिल्ली में। अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस ने एक योजना माई बहना जो लागू की है, जिसमें माताओं बहनों को कुछ महीने में रुपए देने की बात हुई है। तो क्या लगता है आपको कि इसका इम्पैक्ट चुनाव में पड़ेगा? वो जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं या जो सेट कर रहे हैं उसका, क्योंकि हमने कर्नाटका में देखा इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था एनडीए को, क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ होगा? देखिए, ये शक्ति की भूमि है, माँ जानकी की धरती है और हम शक्ति का आराधना करने वाले लोग हैं, उसका सम्मान करने वाले लोग हैं। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, देश में पहला स्टेट बिहार है
जो वो शक्ति के सम्मान को 50% आरक्षण के माध्यम से पोषित किया, संरक्षित किया। और आज उनके आगे बढ़ने का, उनके सम्मान का हर तरह से ये सरकार तैयार बैठी है। लेकिन जिन लोगों की आपने बात किया, ये लोग उस शक्ति का अगर जो सम्मान करते तो 50-60 वर्ष सत्ता में बैठकर क्यों इस ओर ध्यान नहीं दिए थे? क्यों इस शक्ति की आधी आबादी की चिंता उन्होंने नहीं किया था? सत्ता तक पहुंचने के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हम इसको सबल बना रहे हैं। ये शक्ति हमारी सांस्कृतिक विरासत की धरोहर नहीं है, प्रेरणा देने वाली जननी है, जिसके कारण हम सब का मनोबल बढ़ता है। और जिस राष्ट्र को हम भारत माता कह के पुकारते हैं, उसकी सबलता वो शक्ति से है। और एनडीए सरकार, देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री हर क्षेत्र में महिला जाति, किसान जाति, युवा जाति, ये और गरीब का, इसका सम्मान का पूरी योजना आप देखिए कि प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं चल रही है, बिहार के अंदर मुख्यमंत्री जी की योजनाएं, इसमें सबसे बड़ी भागीदारी महिलाओं के लिए है, उसके उत्थान कल्याण के लिए है। लेकिन अगर बात करें, मेरा प्रश्न ये था कि जो उन्होंने अभी योजना लागू की है, अभी जो बोला है, जिसके वादे किए हैं, क्या उसका असर होगा चुनाव में? उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोगों के लिए? कुछ नेगेटिव रहेगा या क्या पॉजिटिव होगा? लोक लुभावने वादे से लोकतंत्र की धरती है। अवसर मिला था, सत्ता में बैठे थे राजद कांग्रेस 15 साल, बीच में भी उनको 4-5 साल का अवसर मिल गया था। उनके मन मस्तिष्क में ये भाव जगा नहीं था, चुनाव के पीरियड में वादा करेंगे, कल उसको पूरा नहीं करेंगे। जो सत्ता में आने वाले लोग नहीं हैं, वो वादा ज़्यादा करते हैं। जो सत्ता में हैं, जो वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे, निभाएंगे। इसलिए हम लोग हर कदम बड़े ही सोच समझ करके और वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। विपक्ष कहता है कि उन पर आरोप आपकी पार्टी लगाती है जंगल राज के बारे में, लेकिन जंगल राज आपके कार्यकाल के दौरान हुआ है। हमने तो जंगल राज की बात नहीं, हम तो नेता प्रतिपक्ष थे। और आज हम नेता प्रतिपक्ष उस समय थे जो यहाँ नेता प्रतिपक्ष उप मुख्यमंत्री थे। वो जंगल राज से एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। वो गुंडा राज स्थापित करना चाह रहे थे। और मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते 70% डेट को, 70% दिन, जितने दिन रहे नेता प्रतिपक्ष, लोगों की आंसू पोंछ रहे थे। उसके समस्या के समाधान के लिए, उसके इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। लेकिन ये ट्विटर वाय घर में बैठ कर करके एसी कमरे में ट्वीट करते हैं, किसी के आंसू पोंछने के लिए नहीं जाते हैं। और समस्या का आज घटना घटित होता है। कोई नरसंहार बिहार के अंदर हो रहा है क्या? जातीय उन्माद पैदा करने के बाद भी बिहार में नरसंहार नहीं हुआ। माफिया राज स्थापित था। बिहार जब बंटवारा हुआ तो बालू बचा था, और उस बालू में आप सब जानते होंगे, आप लोग ही चलाते थे ना। हम नेता प्रतिपक्ष में यही पटना के बगल में कोइलवर के अंदर 1000 राउंड से ज़्यादा गोली चली थी, कई लाशें गिर गई थी, लाश नहीं मिला था, बालू खोद करके लाश को गड़ दिया था। सदन के अंदर 3 दिन हमने हंगामा किया था, एक शब्द नहीं बोल पाए थे। संजोग से आज वह विभाग माइंस डिपार्टमेंट मेरे अंदर है। जब से हम लोग एनडीए सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर करके माइंस पॉलिसी खनन नीति बनाया, लाशें नहीं गिर रही, नरसंहार नहीं हो रहा, सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ रहा। हर बिहारी आज हमको उस विभाग में मदद कर रहा है। पुलिस से उस विभाग को बाहर निकाल के बिहारी योद्धा हमने बनाया। 10,000 और 5,000 का इनाम घोषित किया कि जो गलत अवैध ओवरलोडिंग को पकड़ाएगा 10,000 इनाम देंगे। और उस बिहारी योद्धा जो डिजिटल योद्धा है, हमारा नौजवान, जिसको मोदी जी ने डिजिटल योद्धा कहा,
वो मोबाइल पर फोटो खींचता है, नंबर खींचता है, भेजता है, हमारा फोर्स जाके पकड़ता है और उसके अकाउंट में पैसा हम नहीं भेजते हैं, यूपीआई से पैसा भेजते हैं ताकि कोई माफिया उसको ट्रेस न कर सके। ओवरलोडिंग बिहार के अंदर बंद है, और अगर जो कहीं है तो खुला। हमने तो प्रेस मीडिया में कई बार कहा, अब कई प्रेस मीडिया के हमारे नीचे स्तर के बंधु भी शिकार को तलाशते रहते हैं कि एक फोटो पर 10,000। ये अंतर है बिहार के अंदर। सरकार वही थी, व्यवस्था वही है, कैसे माफिया राज रुका है। जंगल राज नहीं था वो, 1000 राउंड गोली चल रही थी, नरसंहार हो रहा था, जातीय उन्माद का वातावरण था। हमारे नौजवान बिहार रहते तो गाली ही सुनते, गोली खाते। पलायन के लिए विवश हुआ मेरा निवेशक, यहाँ का भाग गया। और आज भी जब उसकी उन लोगों के चेहरे आते हैं, सत्ता के निकट पहुंचने की बात आती है, तो लोग सिहर जाते हैं। ये वातावरण से बिहार को मुक्त करने की ज़रूरत है, एक माहौल खड़ा करना है। बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया। हमारा गौरवशाली बिहार था। संविधान के 22 भाग में 3 भाग समुद्र पहाड़ मरुस्थल है, और 19 भाग में 9 से 10 भाग हमारे सांस्कृतिक विरासत उस संविधान के चित्त पर विराज रहे हैं। उसके बाद आज़ादी के बाद एक भी विरासत आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? किसके नकारात्मक मानसिकता से ठहर गया मेरा विरासत? बिहार को किसने कलंकित किया? बिहार को किसने गाली बनाया? बिहार की जनता पूछ रही है, इस बार का चुनाव बिहारी का सम्मान या बिहारी शब्द को गाली बनाएगा? विकास या विनाश, इस पर निर्णय होगा। चेहरे बदल करके आज अपने फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ कंटेंट लिखने वाले की जमात खड़ा करके बिहार के अंदर राजनीति अब नहीं चलेगी। जो जमीन पर से उठ के आएगा सेवा के भाव से, वही बिहार की जनता विश्वास करेगी। एक सवाल। विजय सिन्हा जी, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं एएनआई में रिपोर्टर हूं। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जब से प्रधानमंत्री आपके घर पर आए हैं, इसके बाद से बिहार में राजनीतिक चर्चा है कि जो अभी डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा हैं, वो अब सीएम बिहार होने जा रहे हैं चुनाव के बाद। बिहार चाणक्य की भूमि है। चंद्रगुप्त का शौक कोई नहीं पालता, और चाणक्य हमेशा चंद्रगुप्त को चूमता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक आदर्श हैं, जो शून्य से शिखर तक पहुँचे हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं भी विद्यार्थी परिषद से लेकर बाल स्वयंसेवक के बाद पोलिंग एजेंट बने थे, वार्ड के अध्यक्ष, मंडल उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष से लेकर के मंच मोर्चा से प्रवक्ता, और आज उन्होंने अवसर दिया है मंत्री से लेकर के विधानसभा अध्यक्ष। अब बताएं, विधानसभा अध्यक्ष में हम तो घबरा रहे थे, डर रहे थे कि ये जिम्मेवारी का पद है, संवैधानिक पद है। यहाँ अनुभवी और विद्वान लोगों के लिए, हम गांव ग्राम से आए हुए, कम पढ़े लिखे, उतनी विद्वता नहीं, अनुभव से विद्वता होती है। लेकिन जब बने तो उन्होंने हिम्मत बढ़ाए कि तुम बैठो। और आज कितने हमको अंतरात्मा से खुशी है कि बिहार पहला स्टेट बना जो 100% प्रश्नों का जवाब सदन पटल पर लाया, और 100% सदन हमने चलाया। शताब्दी स्मृति स्तंभ में प्रधानमंत्री जी आकर के उसका उद्घाटन किए, राष्ट्रपति महोदय शिलान्यास किए थे। तो बिहार के लोगों को मनोबल बढ़ाने का, प्रधानमंत्री जी का एक कार्यकर्ता को, जमीन से उठा हुआ कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए आज भाजपा की यही विशेषता है। स्टूडेंट। मेरा नाम अंकु कुमार हुआ, चंपारण की धरती से हैं। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी बदलाव का बात किए बिहार का, हालांकि बदलाव हुआ भी है, लेकिन अभी हाल ही का घटना है कि पीएमसीएच में एक बेटी के साथ, मुजफ्फरपुर की बेटी थी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था, और पीएमसीएच में बेड न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
साथ ही आप ही के पार्टी के नेता थे मनीष कश्यप, जो चंपारण से ही थे, तो उनको जूनियर डॉक्टरों के द्वारा पीटा गया, बंधक बनाया गया, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम आपसे जवाब चाहेंगे। नहीं, हम बता दें अपने मित्रों को कि इस घटना शर्मसार करने वाला मानवता को बड़ा दुखद और निंदनीय है, और सरकार ने सजगता के साथ संज्ञान में आने के बाद एक्शन भी ली। और हमारे छोटे बच्चे की शादी था, हम उसमें लगे थे। जैसे ही हम उधर से फ्री हुए, हम मुजफ्फरपुर के अंदर जाकर खुद बैठकर हमने कहा कि 12 घंटा के अंदर रिजल्ट देंगे, और 3 घंटे के अंदर बुलडोजर लगा करके उसके घर, उसके होटल से लेकर के ढहवाने का आधे घंटे में अपराधी सरेंडर किया। 2 घटनाएं घटी थी। एक घटना में तो पहले ही अपराधी को गिरफ्तार कर लिया था, उसके घर पर भी पूरी, वो थोड़ा विचित्र टाइप का है। हमने कहा था, और उसमें भी एक चीज़ मैं बता दूं, जो लोग छाती पीट पीट कर जोर जोर से शोर मचा रहे थे, हमने पूछा कि नेता प्रतिपक्ष के नाते मुजफ्फरपुर में राहुल साहनी की हत्या हुई थी, उसका माता पिता आवेदन लेकर सारे पदाधिकारी के यहाँ घूम रहा था, नेता प्रतिपक्ष के नाते मेरे पास आया था। हमने सदन में मामला उठाया कि इसका FIR क्यों नहीं हो रहा है। वहाँ के उस समय राजद के एक विधायक आज भी हैं, उस समय मंत्री थे, वही हत्या पर, उन पर हत्या का आरोप था, FIR नहीं होने दिया। हमने कहा कि आपने अपराधियों को बचाते हैं, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। मुख्यमंत्री जी ने भी इसको स्वीकारा कि गलती से समाजवादी पुत्र होने के नाते हम 2-2 बार अवसर दे दिए, ये अपराध भ्रष्टाचार को पोषित करते रहा। हम बिहार को बचाने में लगे थे, ये बिहार को बर्बाद करने में लगे थे। है जवाब, आज तक FIR उसके ऊपर क्यों नहीं हुआ? यहाँ के नेता प्रतिपक्ष से पूछते हैं किसने बचाया? ये मौलिक अधिकार है कि कोई FIR करने जाएगा तो वो थाना दर्ज करेगा, क्यों FIR नहीं हुआ? आज भी वो आवेदन हमारे पास भी मौजूद है, और हमने फिर से कहा कि वो फाइल खोलो और संज्ञान लो। कोई भी अपराधी हो, चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो, मेरे परिवार से हो, अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षित करिएगा, उस पाप का फल आज न कल सबको भोगना पड़ेगा। और बिहार आज इसी कारण से अपराध के क्षेत्र में अब नए लोग उभर रहे हैं। आप देख लें कि संगठित अपराधी हत्या नहीं कर रहा है, अब परिवार में लड़ा, मार दिया। इस तरह का घटना करने वाले का ज़्यादातर देखें कि किस दल से जुड़ा है। आखिर में एक सवाल पूछूंगी कि आने वाले चुनाव में कितनी सीटों की उम्मीद है आपकी? पिछली बार सिर्फ 15 सीटों का फ़र्क था दोनों पार्टियों में। हमारा NDA गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है, पवित्र और मजबूत गठबंधन है, और हमारा नेतृत्व सक्षम है। ये परिवारवादी जातिवादी नेतृत्व नहीं है, ये सामूहिक नेतृत्व है, और ये सत्ता के लिए समझौता नहीं करते हैं, हम सुशासन के लिए समझौता करते हैं। हम 43 सीट और 76 सीट के डिफरेंस में भी मुख्यमंत्री सुशासन के लिए बनाते हैं, इसलिए कोई इसमें प्रॉब्लम और चिंता का विषय नहीं है। मेरा सक्षम नेतृत्व निर्णय लेने में पूरी तरह से सक्षम है। आपको हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.